सूबे के प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल आज अपने प्रभार वाले जिले सुल्तानपुर पहुंचे। इस दौरान सबसे पहले उन्होंने लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में जनप्रतिनिधियों, पार्टी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद वे कलेक्ट्रेट पहुंचे और पिछले दिनों ग्लोबल इन्वेस्टर समिति में हुए प्रस्ताव की समीक्षा बैठक की। इसके साथ ही कैसे यहां इस प्रस्ताव को धरातल पर उतारा जाए, उसके लिए जनप्रतिनिधियों, जिला स्तरीय अधिकारियों और इन्वेस्टरों के साथ बैठक की। गौरतलब हो कि सुल्तानपुर जिले में 700 करोड़ इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य रखा गया था, जबकि यहां पर करीब 2600 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया हुआ है। ऐसे में अब यहां उद्योग धंधे स्थापित होने का लाभ यहां के स्थानीय लोगों को मिलेगा। लिहाजा प्रभारी मंत्री ने जिला स्तरीय अधिकारियों को इसके लिए दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं मीडिया से रूबरू हुए प्रभारी मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि उनकी प्राथमिकता है कि सुल्तानपुर की दिशा और दशा बदलने का प्रयास है, ताकि यहाँ के लोगों को इसका लाभ दिया जा सके। वहीं कानपुर देहात में मां बेटी की जलकर मौत के मामले में आशीष पटेल ने कहा कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है और जो भी अन्य दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के विज़न को पूरा करने के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में मुझे प्रभारी मंत्री के रूप में सुल्तानपुर का दायित्व दिया गया है। तो आज इस पहले दौरे पर जो GIS हम लोगों ने 10 से 12 फरवरी तक लखनऊ में किया था, उसके बाद जो GIS में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, GIS के पहले प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, उन प्रस्तावों को धरातल पर उतारा कैसे जाए, उसी की समीक्षा करने के लिए मैं यहाँ पर जिलाधिकारी, माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ, जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। और मैं बड़े हर्ष के साथ आपको बताना चाहता हूँ, लगभग 2600 करोड़ के प्रस्ताव जनपद सुल्तानपुर को प्राप्त हुए हैं। और मुझे बड़ा हर्ष ये भी हो रहा है कि मैंने जब उसको क्रॉस चेक किया तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स यहाँ पर इस बात की प्रशंसा कर रहे हैं कि हमारे अधिकारियों ने उनको हैसल फ्री वातावरण देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। और उससे भी ज़्यादा मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर बैठे हुए कुछ नए प्रस्ताव भी आए हैं कि हम इतने करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करना चाहते हैं। तो ये जनपद सुल्तानपुर के लिए गौरव का विषय है। मैं बस आप जापान से लौट के आए हैं, विदेश से क्या लेकर आ रहे हैं भारत में, जिससे भारत को और विकसित और बढ़िया बनाया जा सके? माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर माननीय प्रधानमंत्री जी को विजन को पूरा करने के लिए हम सब मंत्रियों की अलग अलग जगहों पर एक टीम गई थी और जिनको जहां का दायित्व तो मिला था वहां के इन्वेस्टर्स को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हम लोगों ने आमंत्रण दिया था। और मैं तो बड़े आपको खुशी के साथ बताना चाहता हूं कि जापान के कुछ इन्वेस्टर्स ने जो है उत्तर प्रदेश में, चाहे होटल का क्षेत्र हो या डेटा सेंटर का क्षेत्र हो, चाहे जो हो, भारी इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया है, जो GIS में आकर के उन्होंने MOUs भी साइन किए हैं। किस क्षेत्र में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, क्या लाभ मिलेगा इससे पब्लिक? जापान और कोरिया दोनों भारत का टेक्नोलॉजी पार्टनर हैं और उनमें मैं इन्वेस्टमेंट की लिमिट आपको बता सकूं, ये मेरी भी हैसियत नहीं है। दोनों स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनर हैं। लिमिटेड क्षेत्र, एरिया पूरे उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश एक बड़ा स्टेट है, बड़ा कंज्यूमर स्टेट भी है, 24 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन का। तो निश्चित तौर पे पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने में, चंदौली से लेकर के चंदौसी तक और कुशीनगर से लेकर के सहारनपुर तक हर क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। सर, युवा प्रभारी मंत्री हम लोगों को मिले हैं। सर, कई योजनाएं बाधित हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में। करीब 5-6 हॉस्पिटल ऐसे हैं जो नवनिर्मित हैं, जहां पे डॉक्टर नहीं है। आज ये मेरा पहला दिन है और आप भी इस बात से सहमत होंगे कि जब बैट्समैन बैटिंग करने आता है तो उसको थोड़ा सा मौका ज़रूर देना चाहिए कि वो सही ढंग से बैटिंग कर सके। तो मेरा आज पहला दिन है, आपको अगली कुछ बैठकों में बहुत कुछ परिवर्तित दिखेगा, मैं यही आपको आश्वस्त कर सकता हूँ। सुल्तानपुर के लिए क्या सपना देखे हैं आप? निश्चित तौर पे सुल्तानपुर जितना महत्वपूर्ण ज़िला है राजनीतिक रूप से, औद्योगिक रूप से, और इसका जितना महत्व रहा है माननीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, सुल्तानपुर को एक नई दशा और दिशा देने में माननीय मुख्यमंत्री जी के, माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय गृह मंत्री जी के
दिशा निर्देशन में सफल हो सकूं, यही मेरी कामना है। सर, कानपुर घटना क्या कहना चाहते हैं सर? सरकार प्रभावी कार्रवाई कर रही है, जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है और आगे भी जो दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध उससे भी ज़्यादा कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा जातिगत जनगणना के सवाल पर प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि उनकी पार्टी भी जातिगत जनगणना के पक्ष में है। वहीं समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तक जितना पिछड़ों के लिए किया उतना किसी भी अन्य दल ने नहीं किया। उन्होंने साफ कहा कि जब समाजवादी पार्टी की वजह से देश में सरकारें बनी और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री थे, तब भी उन्होंने कुछ नहीं किया। अब उन्हीं के दल के लोग आंसू बहा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि 2012 से लेकर 2017 तक समाजवादी पार्टी की प्रदेश में सत्ता रही, फिर भी उन्होंने ये सवाल क्यों नहीं उठाया। बहरहाल उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ की और कहा कि उन्हें विश्वास है कि जातिगत जनगणना भी जरूर होगी। अखिलेश जी ने अभी जातिगत जनगणना अभियान चलाने की बात कही है, तो आप इसको किस रूप में देखिए, निश्चित तौर पे पार्टी, मैं जिस पार्टी से बिलोंग करता हूँ वो पार्टी की हमेशा से यही मांग रही है कि जातिगत जनगणना हो और निश्चित तौर पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस विषय पे मैं आपको एक बड़ा अच्छा वो कहना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जितना पिछड़ों के लिए किया है, बाकी लोग तो सिर्फ आंसू बहाते रहे हैं। मैं 2 उदाहरण दे करके आपको समझाना चाहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी के, पूर्व मुख्यमंत्री जी अब हमारे बीच नहीं रहे, सबसे पहले मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हूँ। माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में जब समाजवादी पार्टी भारत सरकार में, जिसके सांसदों के सहयोग के बिना यूपीए की सरकार नहीं चल सकती थी, उसी यूपीए की सरकार ने नीट में पिछड़ों के लिए आरक्षण नहीं दिया था। उस समय क्या समाजवादी पार्टी के साथी सो रहे थे? दूसरा, माननीय हमारे आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री थे। उस समय जब वो रक्षा मंत्री का उनके पास दायित्व था, तो क्या पिछड़ों के लिए वो सैनिक स्कूल में जो उनके ही मंत्रालय में आता था, क्या पिछड़ों के लिए आरक्षण नहीं दे सकते थे एडमिशन में? लेकिन ये काम किसने किया? हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। तो जो कहता है और जो करता है, इसका अंतर हम सबको समझने की ज़रूरत है। हमारे प्रधानमंत्री जी पिछड़ों के लिए करते हैं और दूसरे लोग सिर्फ बोलते हैं। जब सत्ता में रहते हैं तो सिर्फ बोलते हैं। मैं तो एक और सवाल पूछना चाहता हूं आप सबके माध्यम से, हमारे समाजवादी पार्टी के साथियों से। आज वो जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, 2012 से लेकर के 2017 के बीच में उनको याद क्यों नहीं आई? उस समय उन्होंने जातिगत जनगणना का सवाल क्यों नहीं उठाया? मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार पिछड़ों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, चाहे नीट में पिछड़ों के लिए आरक्षण का विषय हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय में पिछड़ों के लिए आरक्षण का विषय हो, चाहे नवोदय विद्यालय में पिछड़ों के लिए आरक्षण के विषय हो, और चाहे सबसे महत्वपूर्ण सैनिक स्कूल में पिछड़ों के बच्चों के लिए प्रवेश के आरक्षण का विषय हो, उन्होंने हमेशा पिछड़ों का ख्याल रखा है। तो मुझे पूरा विश्वास है जातिगत जनगणना का भी एक ऐसा प्रकरण है, इसका भी उद्धार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से ही होगा। बस समय का खेल है, बस मैं इतना ही कह सकता हूँ।